the second chapter of history, Maharashtra state book. Second chapter is Europe and India. Guys, in the first part, we have seen how the changes in Europe impacted India, and then the age of Renaissance, and we have seen like how the people were discovered the new routes to reach India. And in the second part we have seen the religious reform movement. सेकेंड पार्ट में हमने रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखा था. रिलीजियस मतलब धर्म होता है, तो हमने देखा कि किस तरीके से रिलीजियस वहाँ पे मतलब अलग अलग धर्म के लोग किस तरीके से ट्रीट करते थे कॉमन पीपल को. इवन वी हैव सीन रिलेटेड टू द प्रीस्ट, जैसे साधु संत वगैरह होते हैं, सो उस तरीके से चर्च में प्रीस्ट वगैरह होते हैं, वो किस तरीके से पीपल को ट्रीट करते थे. सो दे वे एक्चुअली मैं बताऊँ तो दे आर जस्ट लाइक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग. वो ना पुराने ख्याल वाले लोग थे, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो पुराने ख्याल वाले थे या पुराने विचार वाले थे. सो उनकी थिंकिंग कुछ ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी. सो उस तरीके से वो सोचते थे. सो इसको एक नया रूट देना, नया रास्ता दिखाना. सो इसमें कुछ अलग अलग थिंकिंग वाले लोग आए, उनमें से ही कुछ ऐसे लोग आए जो अलग सोच रखते थे या अलग विचार रखते थे. सो वो साइंटिफिक वे से सोचना स्टार्ट किए. सो भी आपसे हमने नाम सुना था लास्ट वीडियो में, जॉर्डन गुटेनबर्ग. सो ही इज फ्रॉम द जर्मनी, है ना. और उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? सो प्रिंटिंग प्रेस. और धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में फैल गया. प्रिंटिंग प्रेस का जो नाम था, कितने शॉर्ट टाइम में इन्होंने काम किया. और जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंटिंग प्रेस पीपल वे सेविंग देयर मनी, ऑल्सो दे वे सेविंग देयर टाइम. सो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे सब जगह पे फैल गया. ठीक है. और ये सिर्फ यूरोप और जर्मनी से आए हुए बंदे वहाँ तक ही नहीं रह गए, ये हमारे इंडिया में भी आया जो प्रिंटिंग प्रेस थी. सो पीपल वे फील लाइक कि हाँ ये चीज़ें तो कुछ अच्छा हो रहा है. फिर कुछ लोगों ने और इनमें आकर मिलने की कोशिश किया, फिर उनकी भी थिंकिंग कुछ नया हुआ. सो दे स्टार्टेड गिविंग द चैलेंज टू द किंग्स, और दे स्टार्टेड गिविंग द चैलेंज टू द ऑर्थोडॉक्स पीपल, जो पुराना ख्याल वाले थे या जो राजा थे उस समय में 16th सेंचुरी के बाद वाले, 16th सेंचुरी मेडल की बात हो रही थी. सो यहाँ पे जो थिंकर्स लोग थे, जो नए थिंकिंग, जो नया आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, नई आइडिया देते थे, सो इन्होंने क्या किया? चैलेंज करना स्टार्ट किया. किससे? सो किंग से, उस राजा से जो पुरानी सोच में रखते थे. फाइन. सो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे. नाउ वी विल टॉक रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप. यहाँ पे हम वो देखेंगे. सो यहाँ पे एक्चुअली गाइस यू नो व्हाट, ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रिनाइसेंस, यहाँ पे इस यूरोप की बात हो रही है. सो यूरोप कम अप फ्रॉम मेडल पीरियड टू द मॉडर्न पीरियड, है ना. इट गॉट द चेंजेस फ्रॉम मेडल टू द मॉडर्न. और फिर ये जो है यहाँ पे जो यूरोप थी वो धीरे धीरे मेडल से निकलकर मॉडर्न की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश किया. सो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे जस्ट लुक ऑन द बोर्ड गाइस. See here we are having the 2 points related to the intellectual revolution in Europe. Fine. So actually यहाँ पे हुआ क्या था कि due to the changes during the Renaissance period, the Europe proceed from the medieval period to the modern period, है ना. And after that the society starts stepping out of the past ignorance and blind faith. You know guys, actually यहाँ पे हुआ क्या था? जो थिंकिंग्स थी, लाइक मैंने आपको जैसे बताया एट द बिगनिंग की, बहुत लोग ऐसे थे जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, जो मतलब पुराने सोच वाले, पुराने थिंकिंग वाले. सो उसमें से निकलना. सो उनके बीच में से ही कुछ लोग ऐसे थे जो जिनकी सोच कुछ अलग थी. फाइन. सो वो क्या चाहते थे, लाइक कि जो भी गलत हो रहा है वो हमें बताना है पब्लिक को, जो सही हो रहा है वो हमें पब्लिक को सिखाना है. सो उनके बीच में से कुछ लोग की थिंकिंग अलग हो गई थी. सो ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, सारी सोसाइटी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया है. और ये स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ तो कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी जो कुछ ऐसी मीन्स पहले ऐसे ही था कि दे वे बिलीविंग इन दी सुपरस्टिशंस, मतलब वो अंधविश्वास में बिलीव करते थे. वो मतलब पुराने ख्याल वाले लोग थे, उनको अंधविश्वास में ज़्यादा बिलीव रहता था, ज़्यादा विश्वास रहता था. सो इन चीज़ों से बाहर निकालना एंड टू थिंक एज ए रैशनल वे और टू थिंक एज ए साइंटिफिक वे, इस तरीके से लाना. सो ये लोगों ने क्या किया, कोशिश किया. और धीरे धीरे क्या हो गई, सोसाइटी जो है इस मूवमेंट से, इस जिस गैरेज से वो लोग थे सुपरस्टिशन में या फिर अंधश्रद्धा में, उससे बाहर निकालना. सो धीरे धीरे सोसाइटी गॉट इम्प्रूव्ड. So see lines given here, the society starts stepping out of the past ignorance and blind faith. जो मतलब पहले अंधश्रद्धा होती थी और जो सुपरस्टिशन होता था, ब्लैक मैजिक होते थे,
सो वो सारी चीज़ें से सोसाइटी क्या होगी, धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो गई। एंड आफ्टर फ्यू टाइम the pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view. See guys, it means you know what, यहाँ पे क्या बताया है कि कुछ after some time, कुछ समय के बाद, फाइन, यहाँ पे जो वर्क चल रहा था, जो काम चल रहा था, लाइक जो भी गलत हो रहा है उसको हमें चेंज करना है, वी हैव टू गिव द न्यू आइडिया टू पीपल, न्यू मोड टू द पीपल, नया जरिया देना है। सो ये सारी चीज़ें क्या हो गया, धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होगा। सो सी गाइस, ऑन द स्पॉट इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज ईच एंड एवरी थिंग्स, राइट। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। हाँ, सो यहाँ पे जो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट उठाते थे उसको एक क्रिटिकल वे से दे वे स्टार्टिंग डूइंग, लाइक कि वी हैव टू थिंक एज ए क्रिटिकल वे, उसको उसकी गहराइयों में जाकर उस पर विचार करना है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन में निकालना है। सो ये पॉइंट यहाँ पे दिया है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट द गिवन हियर, द प्री एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस केम टू बी सीन फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें डीप में जाना और उसके बारे में सर्च करना, सर्च करके उसका रिजल्ट लेकर आना। सो ये मेंबर ने क्या किया, वो स्टार्ट किया। फाइन, सो दिस इज नोन एज द इंटरेक्टिव रिवॉल्यूशन इन यूरोप। ये यूरोप में ऐसा हुआ था। सो एक्चुअली यूरोप जो है इस फील्ड से, मैनुअल से वो मॉडर्न में निकल के कैसे आया, सो उसमें क्या रीजन्स था, किस किस तरीके के लोग थे, क्या क्या थिंकिंग थी उनकी। सो उनकी थिंकिंग कैसी थी, सो उनकी थिंकिंग पास्ट वाली थी, लाइक ब्लाइंड फेथ पे ज़्यादा बिलीव करते थे। फाइन, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सर, और यहाँ से धीरे धीरे पीपल क्या हो गए, निकल के बाहर आने की कोशिश करते हैं। After this, we having the new subtopic, that is revolution in political sphere. Revolution in political sphere. So see guys, after this ना ये political धीरे धीरे politics में भी क्या हो गया, politics में भी धीरे धीरे improve होने की कोशिश हुआ। So here lines given here, we having a few points regarding the revolution in political sphere. See, in the early stage at the beginning of modern में बात करें, see हमने क्या देखा था कि from 13 to 16 ये लास्ट फेज था हमारा किसका, मेडीवल एज का। फाइन, सो फ्रॉम 17 हम किस में आते हैं, मॉडर्न एज में आते हैं। सो ये जो लाइन है रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर, इसका पॉइंट मैं बता रही हूँ कि एट द अर्ली स्टेज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप मेनी पॉलिटिकल चेंज टुक प्लेस and due to these various revolutionary events during 18th as well as 19th century, this period is known as the age of revolution. See guys, actually यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो पीरियड होता है, यहाँ पे जो लोग थे वो धीरे धीरे क्या हुआ है, चेंज होना स्टार्ट हो गया, उनकी थिंकिंग चेंज होना स्टार्ट हो गई, वो धीरे धीरे अपने पॉलिटिक्स में भी सुधार लाने की कोशिश की है यहाँ पर। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज डेवलपमेंट of parliamentary democracy in England. Actually यहाँ पे ये पॉलिटिकल स्फीयर यहाँ पे चेंज होने के बाद यहाँ पे और क्या डेवलप हुआ, तो उनकी पार्लियामेंट्री जो थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, चेंज होना स्टार्ट हो गई, उसमें कुछ नया इम्प्रूवमेंट हुआ, पार्लियामेंट्री में कुछ नया इम्प्रूवमेंट हुआ। ओके, सो देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। इसमें पार्लियामेंट में आपको पता होगा गाइस, नोबल लाइक पार्लियामेंट्री मीन्स सांसद होता है, जो कि इस समय यहाँ पे इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट्री जो है वो डेवलप हुआ। एंड आफ्टर दिस द बिल ऑफ राइट 1689 लेट द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द king and the sovereignty of parliament was established. See guys, you know the bill of right means what? See guys, right means we all know well like कि हमें right मिलना, हमें आज़ादी मिलना, like we can move anywhere or we can do the work, हमें हमारा हक मिलना। So ये क्या होता है, right होता है। So here is given the bill of the right 1689 let the limitation on the power of the king. It means यहाँ पे एक अधिकार हुआ, एक right pass हुआ जिसमें कॉमन पीपल कैन गेट द इक्वल। यू नो गाइस, पहले कैसा होता था कि पीपल जो किंग होते थे, जो राजा होते थे, जो गॉड, सब ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि दे वर नॉट ट्रीटिंग इक्वल वे टू ईच एंड एवरी कॉमन पीपल। सो बिकॉज ऑफ दिस जो कॉमन पीपल होते थे जिसके साथ इक्वल ट्रीट नहीं होता था, दे वर फीलिंग लाइक कि हम तो इस पार्ट का हिस्सा है ही नहीं, ऐसा उनको ऐसी सोच होती थी उनकी, राइट। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो है बिल पास हुआ 1689 को, और यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा, किसको, किसके पे, सो किंग पे लगा। एंड जो कॉमन पीपल थे उनको एक राइट मिल गया कि हाँ वो भी अपनी थिंकिंग रख सकते हैं
और उनको भी इक्वल तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट हो गया. सो हियर लाइक गिवन द बिल ऑफ राइट्स 1689 लेट लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द किंग एंड आफ्टर दैट यहाँ पे सवर्गनिटी है ऑफ द पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश्ड. गाइस यू नो द मीनिंग ऑफ सवर्गनिटी. सवर्गनिटी मतलब पता है एक आजाद, जो कि एक लाइक इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं हम लोग, जो खुद से अपनी चीज़ों पे सोच सकता है. इट्स नोन एज द सवर्गनिटी. और वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ. बस पहले नहीं थे, पहले वो राजा लोग थे और राजा की थिंकिंग कैसी थी लाइक कि हम राजा हैं, सो कॉमन पीपल वो सिर्फ उनके लाइक दास बन के रहते थे. बट ये राइट होने के बाद दे गॉट द इक्वल राइट एंड दे ऑल्सो ट्रीटेड एज द इक्वल वे. जैसे सब ट्रीट होते थे वैसे कॉमन पीपल पे ट्रीट होना स्टार्ट हो गए. एंड आफ्टर दिस यहाँ पे जो इंग्लैंड थी वो एक सवर्गनिटी बन गई, लाइक इंडिपेंडेंट हो गया और वो भी अपनी खुद की जो भी चीज़ें हैं सोचने की उनमें पावर मिल गई. फाइन. सो आफ्टर दिस वी हैविंग द नेक्स्ट दैट इज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. गाइस दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट फॉर यू ऑल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इससे रिलेटेड आपको डिटेल में आंसर्स आ सकते हैं रिलेटेड टू दिस सब पॉइंट. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फाइन. सो गाइस इसमें एक्चुअली जो वॉर हुआ है इसमें आपको 3 वर्ल्ड में फेमस है 3 रिवॉल्यूशन का. सो एक तो आपको यही है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला. सेकेंड आपको फ्रांस रिवॉल्यूशन है. सो दिस बोथ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रांस रिवॉल्यूशन. दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे वर्ल्ड की एक हिस्ट्री है जिसमें 3 रेवोल्यूशन था, लेकिन 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. सो पहला मैंने आपको नाम बताया, वन इज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सेकेंड क्या बताया मैंने आपको, फ्रांस रिवोल्यूशन. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो सी गाइस विद द background of this American War of Independence, the revolution development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था ना, हमने ना लास्ट लाइक सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि कुछ ऐसे सेलर थे जिन्होंने नए रास्ता सर्च करने की कोशिश किया था. कहाँ से? सो फ्रॉम एशिया टू दी कहाँ तक, मतलब यूरोप से एशिया तक के लिए नया रास्ता सर्च करने की कोशिश किए थे. मीन्स वो सेलर को दे नोज वेल है कि हाँ जो वेल्थ है, फूड ग्रेन्स है, स्पाइसेस है, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलता है. सो ये सोच लेकर उन्होंने क्या किया था, नया रास्ता सर्च क्यों करने की कोशिश किया? बिकॉज ऑफ टर्क्स. जो तुर्किस थे उन्होंने इस्तांबुल को क्या किया था, कैप्चर कर लिया था. पहले जब तक कैप्चर नहीं किए थे तब तक वहाँ से हम क्या करते, एशियन सी से ब्लैक सी तक पास होने का रास्ता था, तो वहाँ से हम पास होकर एशिया तक आ सकते थे. बट उन्होंने क्या किया, इस्तांबुल को कैप्चर करके जो रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया. सो सी गाइस जब ब्लॉक हो गए तो हमारे जो ट्रेडिंग सेंटर वो क्या हो गए, रुक गए. तो अब इसको कंटिन्यू करने के लिए व्हाट दे मेंबर हैव डन, इन लोगों ने स्टार्ट किया टू सर्च द न्यू रूट, राइट. सो नया रास्ता सर्च करने की कोशिश किया. सो यू ऑल मे हियर द नेम कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस. आपने नाम सुना होगा लास्ट वीडियो में. क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबकी थिंकिंग क्या थी, हमें रास्ता ही सर्च करना है. कहाँ से? सो यूरोप से इंडिया तक के आने जाने का. सो कोलंबस ने भी कुछ ऐसे ही आइडिया लगाया. सो इन्होंने रास्ता सर्च करने की कोशिश किया. सी हियर गिवन है, आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा. सी ये लास्ट वीडियो में आप देखे रहोगे. सी हियर गिवन इन 1492. कब इन्होंने स्टार्ट किया था? से इन 1492 AD क्रिस्टोफर कोलंबस, ये आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, सेट ऑन हिज जर्नी टू इंडिया by sailing towards west but reached on the eastern coast of the continent of America. Actually हुआ क्या था ना guys, जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे उनकी सोच क्या थी, लाइक कि दे एवरीवन नोज वेल कि हाँ इंडिया में द डायरेक्शन ऑफ इंडिया इज ईस्ट, सबको पता था. इवन दोनों की अपनी जो ग्लोब है, अपना जो अर्थ है, इट्स जस्ट लाइक अ सर्कल, ये भी पता था उनको. और हम ईस्टर्न में रहते हैं, ये भी पता है उनको, मतलब इंडिया ईस्टर्न में है, ये भी पता था. बट इनकी सोच कैसी थी कि मैं वेस्ट से अगर जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा. किसकी सोच थी ऐसी? सो क्रिस्टोफर की सोच ऐसी थी. सो ये कहाँ से स्टार्ट किए, ये वेस्ट से जाना स्टार्ट किए और जाते जाते ये कहाँ पे पहुंच गए? सो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका से, ये लाइन सी बने ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, ये वहाँ पहुँच गए. सो ये वहाँ पहुँच गए तो वो एक नया डिस्कवर हुआ,
अमेरिका एक नया डिस्कवर हुआ। सो अब ये अमेरिकन जो यूरोपियन थे, यूरोपियन के लोग थे, उनको लगा कि ये एक नया सब्जेक्ट है। बहुत लोगों ने फ्रॉम द यूरोपियन दे स्टार्टेड विजिटिंग टू द अमेरिका, लाइक कि हाँ कैसा प्लेस है, क्या है वहाँ पे, मतलब देखने के लिए बहुत लोग आए। फाइन। सो बहुत लोग आने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे आज अगर आप देखेंगे सो मोर देन 90% जो लोग हैं वो अमेरिका के नहीं है वहाँ पे, मतलब वो बाहर से आए हुए लोग ही अमेरिका में हैं। और वहाँ पे जो लोग थे अमेरिका के, उनको क्या कर दिया लोगों ने, मार डाला, मतलब जिसको हम रेड इंडियंस बोलते थे, रेड इंडियंस। सो उनके लोगों ने मार दिया। और आफ्टर दिस ऑल रिवोल्यूशंस उन्होंने क्या स्टार्ट किया वहाँ पे, उन्होंने और यूरोपियन जो लोग थे मतलब यहाँ से वहाँ आना जाना तो स्टार्ट किया। आफ्टर दैट जो कुछ लोग ऐसे थे यहाँ पे आके सेट हो गए, रहना सेटल हो गए, रहना स्टार्ट किए, और वहाँ के ही रहवासियों को मारना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फाइन। फिर वो कुछ और मूवमेंट स्टार्ट भी रिलेटेड टू द टेक्स्ट एंड ऑल। सो आगे की लाइन है, यू विल जस्ट लुक ऑन द बोर्ड, हम आगे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है। सी हियर द लाइन इज गिवन हियर, with the discovery of America the European countries turned it's ED countries turned their attention towards this continent। धीरे धीरे क्या हो गई कि उनकी जो इंटेंशन था वो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, चेंज करने की कोशिश किया। और कहाँ पे उन्होंने चेंज किया, सो अमेरिका पे। और फिर England established 13 colonies on the east coast of America। अब यहाँ पे एक्चुअली वो वहाँ पे रहते कौन थे, अमेरिका वाले लोग थे, बहुत रेयर थे, बहुत कम थे, बट रहते थे। बट यहाँ पे जब ये नई प्लेस का डिस्कवर हुआ, तो यहाँ पे लोग क्या हो गए, बहुत लोग आना जाना स्टार्ट हो गया, बाहर की कंट्री से आना जाना स्टार्ट हो गया। सब अब इंग्लैंड ने क्या कोशिश की यहाँ पे, तो इन्होंने इंग्लैंड एस्टैब्लिश 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज उन्होंने वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया। कहाँ पे, सो ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। फाइन। ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में द इंग्लैंड एस्टैब्लिश दी 13 कॉलोनीज। फिर इनिशियली इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दिस colonies, but the later English Parliament laid oppressive restriction and taxes on these. And after that we having the line that is the England declared war to suppress this colony। See guys, actually होता कैसे पता है, जो अमेरिका के लोग थे एक्चुअल, सो उनका कहना था कि वो तो वहाँ पे मतलब वो अपनी राइट मांगना चाहते थे, बट यहाँ पे जो इंग्लैंड के लोग आकर एस्टेब्लिश कर रहे थे, सो लोगों ने क्या किया, उनके पे हरेस करना स्टार्ट कर दिया। फाइन। अब जो लोग बाहर से इंग्लैंड में अमेरिका में आकर सेट हो गए, सो अब उनका प्लेस क्या हो गया, अमेरिका हो गया। बट जो बाहर से जो लोग रूल कर रहे थे, जैसे ब्रिटेन वगैरह रूल कर रहे थे, सो बाहर से जो लोग रूल कर रहे थे उनका क्या कहना था कि टैक्स हमें दो। सो ये मेंबर क्या थिंक कर रहे थे कि अभी तो हम अमेरिकन के, सो हम जो है वो टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे। फाइन। सो इसके लिए क्या हो गई, वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट में जो इंग्लिश पार्लियामेंट, यहाँ पे जो बताया जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी वो ऑपरेस किया ये रिस्ट्रिक्शंस को। एंड आफ्टर दैट द इंग्लैंड डिक्लेयर वॉर टू रूस। उसके बाद जब वहाँ पे ऑपरेस हुआ, तो इंग्लैंड ने क्या डिक्लेयर कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। दोनों के बीच में क्या हो गया, वॉर हो गया। सो अब यहाँ पे अमेरिकन ने क्या किया, खुद की अपनी आर्मी ऑर्गेनाइज किया, खुद का आर्मी ऑर्गेनाइज किया। और किसकी लीडरशिप में रहकर, सो वॉशिंगटन, आपने नाम सुना होगा वॉशिंगटन का। सो उनके अंडर, उनके लीडरशिप में उन्होंने खुद की आर्मी ऑर्गेनाइज किया, और फिर यहाँ पे जो नाम दिया है इंग्लैंड, उससे क्या किया, वॉर किया। फाइन। सो यहाँ पे लाइन सेकंड थर्ड पॉइंट क्या दिया था, इंग्लैंड ने कितनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की वहाँ पे, 13 कॉलोनीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस होल वर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैंने आपको बताया ये आंसर क्वेश्चन आपको डिटेल में आ सकता है। सो दैट्स आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन कि यहाँ पे कितनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश किया। सो इंग्लैंड एस्टैब्लिश 13 कॉलोनीज। कहाँ पे, सो ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। फाइन। ओके। आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें अमेरिका को लाइक नहीं था कि मतलब ये लोग यहाँ पे आकर 13 कॉलोनीज क्यों एस्टैब्लिश कर रहे हैं हमारे पास। जैसे हमारे इंडिया भी जो अंग्रेज के रूल में थी, लाइक कि ब्रिटेन किस तरीके से हमारे पे रूल करता था, सो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। फाइन। सो आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें होना, जैसे इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा पावर तो नहीं था, लेकिन इवन तो इनकी सोच कैसी थी कि
मैं ये एस्टैब्लिश किया हूँ तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ के सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह लेने में मैं क्या करूँगा, सक्सेस रहूँगा। मतलब जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल होगा वो सारी चीज़ें मैं लूँगा। तो ये सोच कर इन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश किया था। बट इन्होंने आफ्टर दैट ये डिक्लेयर हो गई वॉर में, और वॉर हुआ भी। सो अब नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी। सी द लाइन इट्स ऑलरेडी गिवन हियर। अमेरिकन कॉलोनीज ने खुद ऑर्गेनाइज किया, किसको, आर्मी को, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। किसके लीडरशिप में, जॉर्ज वॉशिंगटन के। एंड फाइनली वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है, दोनों के बीच में अमेरिका और इंग्लैंड दोनों के बीच में क्या होगी, वॉर होगा। वॉर डिक्लेयर किसने किया था, सो वॉर डिक्लेयर फ्रॉम दी इंग्लैंड साइड, और इंग्लैंड पीपल्स वर डिक्लेयर दी वॉर। फाइन, अब ये वॉर जब हो गया तो अमेरिका के पास तो आर्मीज नहीं थे, उन्होंने क्या किया, खुद की आर्मीज को ऑर्गेनाइज किया। किसके लीडरशिप में, मीन्स किसके हेल्प से, सो जॉर्ज वॉशिंगटन के हेल्प से। फाइन, और फिर वहाँ पे फाइनली दोनों के बीच में क्या होता है, फाइट होता है, वॉर होता है, और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका सक्सेस होता है। और वहाँ पे आफ्टर द सक्सेस ऑफ अमेरिका, यहाँ पे जो इवेंट होते हैं इज नोन एज द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सो अ न्यू नेशन नोन एज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विथ द फेडरल गवर्नमेंट written constitution based on this principle democracy was born. See guys, ये ऐसी पहली कंट्री रहती है जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वंस अगेन, ये जो अमेरिकन है फर्स्ट ऐसी पहली कंट्री थी जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। फाइन, सो ये आफ्टर दिस वॉर अमेरिकन गॉट द सक्सेस एंड ही वॉन द वॉर वो जीत गया। ठीक है, और जीतने पर फाइनली अमेरिका को क्या हो गई, एक आज़ादी मिली एंड अमेरिकन गॉट दी सक्सेस, और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम इसको अब बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक फेडरल गवर्नमेंट बना। फेडरल गवर्नमेंट मतलब जैसे कि एक स्टेट है जो मतलब अपनी राइट चला सके, ऐसा यहाँ पे सरकार बना, फेडरल स्टेट। एंड यहाँ पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार है जिसका खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। एंड इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और एक नया, लाइक वी कैन से द लाइन वाज बॉर्न, मतलब एक नया सवेरा हुआ यहाँ पे ये मूवमेंट के बाद, ये वॉर के बाद। सो यू नो गाइस, अमेरिकन वॉर जो अमेरिका था वो कब इंडिपेंडेंस हुआ था, सो 4 जुलाई अमेरिका गॉट सक्सेस ऑन 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को क्या मिला था, आज़ादी मिली थी। किससे, सो इंग्लैंड से। फाइन, सो टिल हियर गाइस वी हैव कंप्लीटेड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ तक हमने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को कंप्लीट किया है। सो गाइस, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन। अमेरिकन वॉर से पूरा टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल, लेकिन ये क्वेश्चन से आपको कुछ डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट्स वाई दिस सब पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल कि अमेरिका इंडिपेंडेंस कब हुआ, और अमेरिका अगर वॉर हुआ तो किसके साथ हुआ, और अगर हुआ तो वाई, वो और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, क्या था वो वजह जो वॉर हुआ इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में। फाइन, सो वॉर रीजन क्या था, सो वहाँ पे आकर सेटल हुए थे, 13 कॉलोनीज एस्टैब्लिश किए थे, टैक्सेस वगैरह लेने की कोशिश कर रहे थे। सो इसके लिए क्या हो गई थी, वॉर किया था। फाइन, so till here we will completed this subpoint. Now the last one is of your homework, so you will please note down your homework guys. Okay, so note down your homework guys. Fine, question number 1. The European countries felt the necessity of
finding new trade routes to Asia give reason. Fine. So your question is, the European countries felt the necessity of finding new trade routes to Asia. Give reason. Give reason. So guys, you have to give the answer of the same. The European countries felt the necessity of finding new trade routes to Asia. Fine. अभी ये आंसर आपको लिखना है. आपको पता है ये आंसर कहाँ से लिखना है? So it's given in your टेक्स्ट बुक. See guys, ये आपका टेक्स्ट बुक है. पेज नंबर 5, सब टॉपिक जोग्राफिकल डिस्कवरीज. See guys, so related to this सब पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जोग्राफिकल डिस्कवरीज मतलब नए रास्ते का सर्च करना. फाइन. सो ये जो क्वेश्चन है, यू हैव टू गिव द आंसर फ्रॉम वियर. आपको इसका आंसर कहाँ से देना है? यहाँ से देना है. फाइन. सो स्टार्ट फ्रॉम वियर. in 1453 AD the Ottoman Turks concurred to the second line for the European countries to reach Asia. Still here. Fine. So आपको यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है. Okay. So after completing your homework, you have to send it in group on Friday. Related to this subtopic, if you having any doubts, so you can ask me. Thank you so much.